नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बेगूसराय से बड़ी खबर है सड़क निर्माण कार्य में। बता दें आपको कि LNT लगे कंपनी की फैब्रिकेशन प्लांट में आग लग गई। ग्रामीण और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर के आग पर काबू पाया। रिफाइनरी थाना क्षेत्र के केसाबे पंचायत की यह घटना बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि सड़क कंस्ट्रक्शन काम में लगे LNT कंपनी के फैब्रिकेशन प्लांट में किसी वजह से आग लग गई। धीरे धीरे आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। तो बेगूसराय से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां फैब्रिकेशन प्लांट में आग की खबर मिली। जैसे ही आग की खबर आसपास के लोगों को मिली, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने की कोशिश की और समय रहते आग पर काबू भी पा लिया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये घटना घटी थी। आग की लपटें काफी ऊंची थी, लेकिन समय रहते ही लोग अलर्ट हो गए और तत्परता दिखाते के साथ ही आग पर काबू भी पा लिया गया। और इस बीच आपको लोहरदगा से बड़ी खबर बता दें, जहां ASI धर्मेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सिपाही अनंत सिंह मुंडा पर गोली मारने का आरोप लगा है। सिपाही अनंत मुंडा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। आपको बता दें कि सिपाही राइफल से लगातार फायरिंग कर रहा था। पुलिस गिरफ्त में सिपाही अनंत सिंह मुंडा अभी तक नहीं है। पुलिस की टीम पूछताछ के लिए छापेमारी लगातार कर रही है ताकि उसे गिरफ्तार किया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लोहरदगा से बता रहे हैं, जहां ASI धर्मेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक एक सिपाही ने ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका नाम अनंत मुंडा बताया जा रहा है। हालांकि अनंत मुंडा की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर गोली मारने के पीछे की वजह क्या रही, और अनंत मुंडा फिलहाल फरार चल रहा है, जिसको लेकर पुलिस की टीम लगातार छापेमारी में जुटी हुई है। और आपको बता दें कि गोलीबारी के इस वारदात में ASI धर्मेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। NDA तीसरी बार बहुमत हासिल कर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। बता दें आपको, प्रधानमंत्री आवास पर NDA की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को NDA का नेता चुना है। 7 जून को NDA की बैठक बुलाई गई, जिसमें संसदीय दल के नेता शामिल होंगे। 7 जून को PM मोदी को NDA के घटक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद सभी नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ने NDA को शाम 5 बजे से 7 बजे का समय दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नरेंद्र मोदी 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बुधवार को तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 8 जून को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नई सरकार के गठन तक PM मोदी कार्यभार संभालते रहेंगे। इससे पहले दिल्ली में बुधवार को सियासी हलचल काफी तेज हो गई। NDA के साथ ही इंडी अलायंस के नेता अलग अलग बैठक के लिए दिल्ली पहुंचने लगे। 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश के लिए सबसे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। इसके बाद NDA और इंडी गठबंधन के दलों के नेताओं ने दिल्ली में आगे की रणनीति पर मंथन किया। बैठकों का दौर शुरू हुआ। मीटिंग में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पटना से एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। कहा, सरकार तो बनेगी ही। सरकार तो बनेगी ही। सरकार तो बनेगी ही। नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के बड़े नेता और नीतीश के बेहद करीबी संजय झा का भी बयान आया। संजय झा ने कहा, हम पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं।
ये इतने बड़ा मैंडेट बिहार के जनता ने एनडीए को बिहार में दिया है, 2/3 बहुमत दिया है। ये कहा जा रहा है कि शरद पवार से आप लोगों की बातचीत कल हुई थी, कितनी सच्चाई है? मैं इस सब पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये सब स्पेकुलेशन मीडिया में चलता रहता है। आज मुख्यमंत्री जी आए हैं और आज एनडीए के मीटिंग में शामिल होंगे। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया के इफ और बट के सवालों पर साफ कह दिया कि वो पूरी तरह एनडीए के साथ खड़े हैं। We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि देश की जनता ने पीएम मोदी को नकार दिया है, आगे आगे देखिए क्या होता है। इस देश में देश के लोगों का जो मिजाज है वो नफरत की राजनीति पसंद नहीं करता। हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। एनडीए की ओर से लगातार संदेश विरोधी दलों को दी जाने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र की नई सरकार पूरी एकजुटता के साथ बनाई जाएगी। वैसे तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच अब सभी की नजरें प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार देश के पीएम पद की शपथ लेने पर टिकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद और शैलेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। कुख्यात नीलेश राय का एनकाउंटर, बिहार एसटीएफ की यह बड़ी कार्रवाई है। बिहार का कुख्यात बदमाश था नीलेश। आपको बता दें कि नोएडा एसटीएफ के साथ ये बड़ी कार्रवाई, यूपी के मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर किया गया। ज्वाइंट ऑपरेशन में कुख्यात नीलेश राय मारा गया। बताया जा रहा है कि रतनपुरी थाना इलाके में बिहार एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने मिलकर यह कार्रवाई की है। एसटीएफ के मुताबिक कुख्यात नीलेश राय पर बिहार सरकार में 2.25 लाख का इनाम रखा हुआ था। इस पर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी जैसे 16 गंभीर मामले भी दर्ज थे। नीलेश राय बेगूसराय के बारो रामपुर थाना के गढ़हरा का रहने वाला था और आपको बता दें कि एसटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर कर दिया है बदमाश नीलेश का। यूपी के मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर किया गया है नीलेश राय का और आपको बता दें कि ज्वाइंट ऑपरेशन में नीलेश राय मारा गया है। आपको बता दें कि एसटीएफ ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बिहार एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने मिलकर यह बड़ी कार्रवाई की है, एनकाउंटर किया है। बिहार एसटीएफ ने मिलकर, बिहार और यूपी एसटीएफ ने मिलकर के नीलेश राय का एनकाउंटर कर दिया गया है। कुख्यात बदमाश जिस पर कि बता दें आपको 16 गंभीर मामले दर्ज थे और कई लाख का इनाम भी दर्ज था नीलेश राय पर। बताया जा रहा है कि रतनपुरी थाना इलाके में ये एनकाउंटर किया गया है और आपको ये भी बताते चलें कि कुख्यात बदमाश था नीलेश राय, जिसका एनकाउंटर जो है एसटीएफ ने कर दिया है। तो एसटीएफ के मुताबिक कुख्यात नीलेश राय पर बिहार सरकार ने 2.25 लाख का इनाम भी रखा था और इस पर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी जैसे 16 गंभीर मामले भी दर्ज थे। और अब बात करते हैं देश में नई सरकार के गठन को लेकर। तो एनडीए की कल बैठक हुई थी और इस बैठक में जो प्रस्ताव लाए गए थे उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें थी। क्या कुछ वो बातें रही, हम आपको बताते हैं। प्रस्तावना में जो पत्र दिया गया उसमें लिखा है कि भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते देखा है। इसके साथ ही उन्होंने आगे भी इसमें लिखा गया है कि बहुत लंबे अंतराल, लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता भी। हम सभी एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित व पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की सरकार भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज दिनांक 5 जून 2024 को नई दिल्ली में पारित हुआ और आपको बता दें कि इसी प्रस्ताव के साथ पीएम मोदी को एनडीए ने अपना नेता चुना है।
एनडीए की बैठक से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि एनडीए की बैठक के बाद बिहार के सभी नेता एक साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार समेत बिहार के सभी नेताओं से एक एक करके बातचीत की है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखेंगे कि इस बैठक के बाद बिहार के सभी नेता जो एक साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार समेत बिहार के सभी नेताओं से एक एक करके बातचीत की है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों को डिनर पर आमंत्रित किया था। राष्ट्रपति के डिनर में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल सभी सदस्य मौजूद रहे। दरअसल हर लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति पर राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय कैबिनेट को एक फेयरवेल डिनर देने की परंपरा रही है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को खत्म हो रहा है, यानी कि 16 जून से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा और उससे पहले ये फेयरवेल पार्टी सभी मंत्रियों को दिया गया है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एनडीए की बैठक के बाद जेडीयू के सीनियर लीडर और मुंगेर से नवनिर्वाचित सांसद ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि जेडीयू पीएम मोदी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। इंडिया अलायंस वाले मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। में सभी घटक दल के नेता मौजूद थे और सभी घटक दलों के नेता ने एक स्वर से कहा कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री जितना शीघ्र हो उसका शपथ ग्रहण उनको करना चाहिए। बनाने का दावा करने जा रहे हैं अभी कहाँ दावा करेंगे, अभी तो पहले पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी। उस बैठक में संसदीय दल के वो पार्लियामेंट्री एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे, तभी दावा होगी। उसकी प्रक्रिया इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? हम लोग को उनसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो मुगालते में है, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो उम्मीद लगाए रखे हैं। उम्मीद तो ऐसे मुंगेरी लाल हसीन सपना भी देखते थे। और हम लोग के यहाँ बिहार में एक कहावत है कि बिल्ली जो है दही के सीका के नीचे बैठी रहती है इस इंतजार में कि सीका गिरे और उसका छाली वो खाए, तो वो इसी इंतजार में रहे, बिल्ली की तरह नीचे बैठे रहे, कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बड़ा बयान सामने आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस की बैठक के बाद पूरे सस्पेंस को खत्म करते हुए कह दिया है कि अलायंस सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगी, यानी कि इंडिया अलायंस जो है वो विपक्ष में ही बैठेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत के संविधान की रक्षा के लिए जनादेश है। इंडिया अलायंस बीजेपी के फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि सही समय आने पर फैसला भी लिया जाएगा। इंडिया अलायंस की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं और इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो परिस्थिति है उस पर बहुत से सजेशन आए, चर्चा हो गई और ये निष्कर्ष आखिरी में ये निकला, दिस इज ए मैंडेट in defense of the Constitution of India and against viceroys, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP. This is our decision and we all together agreed on these points and will definitely whatever promises we have given to the people that we will keep it up. कटिहार में एनडीए उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी ने चुनाव के परिणाम को स्वीकार किया और कहा जनता से कोई गलती नहीं हुई, कुछ लोगों ने साजिश रचकर माहौल को विपरीत बना दिया था जिसकी वजह से उनकी हार हुई। साथ ही हार के बाद भी जनता की सेवा के लिए खुद को तैयार बताया।
जनता में कोई कमी नहीं थी। मेरे बारे में जो दुष्प्रचार हुआ, खास करके प्रबुद्ध लोगों के द्वारा, सांसद की छवि को जो खराब की गई पिछले जो है 6-7 महीनों में, कि कोई काम नहीं करता है, घूमता नहीं है। सांसद तो कटिहार में ही रहता था, कटिहार के लोगों का सेवा के लिए अपना घर परिवार छोड़ के रहते थे, और सारा कटिहार मेरा परिवार। और आप लोग के चैनल के माध्यम से आज भी कहते हैं कि हम चुनाव हारे हैं लेकिन लड़ाई नहीं हारे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर से जीत हासिल करने के बाद एनडीए उम्मीदवार सुनील कुमार ने धन्यवाद यात्रा निकाली है और गांव पहुंचकर सभी समर्थकों को धन्यवाद दिया है। सुनील कुमार का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया और जीत की उनको बधाई भी दी। तो देखिए जीत को लेकर समर्थकों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनको माला पहनाते हुए दिख रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाते हुए दिख रहे हैं। तो धन्यवाद यात्रा पर यहाँ पर एनडीए उम्मीदवार निकले सुनील कुमार ने लोगों को धन्यवाद भी दिया। जीत को लेकर के समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फिर लौटते हैं बहुत जल्द।